नमस्कार दोस्तों, आज की इस मेरे कहानी का नाम है कसम। फोन की घंटी जब आधी रात को बजी तो धड़कते दिल के साथ फोन उठाया ऋतिक ने। उधर से पापा की कांपती हुई आवाज आई, तुम्हारी माँ नहीं रही ऋतिक, मैं अकेला रह गया। इसी के साथ वह फूट फूट कर रो पड़े। ऋतिक मानो जड़ हो गया कुछ पलकों, फिर धीरज देते हुए बोला, आप अकेले नहीं हो पापा, मैं हूँ आपका बेटा। मैं अभी निकल रहा हूँ, सुबह 8 बजे तक पहुँच जाऊँगा। पर तुम्हारी माँ की कसम, कसम का क्या होगा? पापा, माँ की कसम माँ के साथ चली गई। उस कसम से बंधा हुआ मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया, पर अब और नहीं, आपको अकेला नहीं छोड़ सकता मैं। इसी के साथ ही ऋतिक की रुलाई फूट पड़ी। शिवानी उसको सांत्वना देने का पूरा प्रयत्न कर रही थी, पर सच तो यह था, आंसू उसके भी नहीं रुक रहे थे। उसने ऋतिक की जरूरी पैकिंग कर दी। वह स्वयं भी जाना चाहती थी, परंतु शिवानी और सुयंश को वहां ले जाना सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं था। ऋतिक एयरपोर्ट के लिए निकल गया और शिवानी बिस्तर पर वापस लेट गई। नींद आने का तो अब प्रश्न ही नहीं था। वह पुरानी यादों में खो गई। अपनी सासू माँ जैसी जिंदा दिल, संवेदनशील और समझदार स्त्री शिवानी ने जीवन में दूसरी नहीं देखी थी। शिवानी ने ऋतिक से प्रेम विवाह किया था। उस समय ऋतिक की दादी भी जीवित थी। उन्होंने इस रिश्ते का पुरजोर विरोध किया था। पापा अपनी माँ के विरुद्ध नहीं जा पा रहे थे। बस एक माँ थी जो दृढ़ निश्चय कर चुकी थी कि ऋतिक का विवाह होगा तो शिवानी के साथ। ऐसा नहीं था कि वह अपनी सास के विरोध में रहती थी, बल्कि उन्होंने तो सारी जिंदगी इस घर के लिए कुर्बान कर दी थी। पापा अपनी माँ को दुख नहीं दे सकते थे, अतः पत्नी के नित्य प्रति होने वाले अपमान पर भी मुंह नहीं खोलते थे। कभी माँ का शिकायत करती भी तो माँ को ही समझने लगते। बुढ़ापा है, उनका क्या कहूँ उनसे। अब इस उम्र में वह नहीं समझेगी, पता है मुझे वह गलत है, पर तुम ही चुप हो जाओ। कितने दिन की है वह, बाद में अपने मन की कर लेना जितना चाहो। पापा समझ ही नहीं सके कि अपनी माँ का बुढ़ापा संभालते संभालते वह अपनी पत्नी की इच्छाओं का सम्मान करना भी भूल चुके हैं। शिवानी की माँ ने धीरे धीरे कुछ कहना ही छोड़ दिया। विवाह के इतने वर्ष बीत चुके थे, परंतु ऋतिक की माँ अब भी स्वयं को परिस्थितियों में जकड़ा हुआ पाती। मायके जाने के लिए भी मुश्किल से इजाज़त मिलती थी। कहीं और घूमने जाने का तो वह खुद ही नाम नहीं लेती थी। कहने को ऋतिक की बुआ भी उसी शहर में थी और अक्सर आना जाना भी होता था। परंतु एक बार जब ऋतिक के पापा ने 1 हफ्ते माँ की देखरेख की जिम्मेदारी देनी चाहिए, क्योंकि उन्हें ऑफिस टूर पर टाइलिंग जाने का अवसर मिला था। वह अपनी पत्नी और बेटे को घुमा लाना चाहते थे, परंतु दादी ने बेटी के घर रुकने से इनकार कर दिया और बुआ ने अपने घर की जिम्मेदारी का हवाला दे कर भाई के घर रहने से लिहाजा पापा अकेले ही चले गए। माँ ने तब भी शिकवा नहीं किया। वह इकलौते बेटे ऋतिक के लालन पालन में खुद को व्यस्त रहती थी। वह बहुत जिंदा दिल थी। पास पड़ोस में मधुर संबंध थे। उनके सबकी सहायता को सदैव तत्पर रहती थी। दादी की सेवा में भी कोई कमी नहीं रखी उन्होंने, पर दादी ने अपना सास वाला रुतबा जताना कभी नहीं छोड़ा। उनका दायरा बहुत संकुचित था और माँ के प्रयासों के बाद भी एक बेटी की हैसियत से माँ उस दायरे में कभी प्रवेश नहीं कर। वसु ने माँ को शिवानी से मिलवाया तो माँ जैसे लट्टू हो गई उस पर। उनकी कोई बेटी नहीं थी और वह बेटी के हिस्से का प्यार भी शिवानी पर उड़ेल देना चाहती थी। ऋतिक ने पापा को इस सब से अभी दूर रखा था। वह पहले माँ की ओर से आश्वासन पाना चाहता था। अब यह बात माँ ने ही घर में उठाई कि उन्हें ऋतिक की पसंद बहुत पसंद है और वह जल्दी ही शिवानी को बहू बना कर लाएगी। परंतु शिवानी के अंतर्याजित होने की वजह से दादी ने घर में बवाल मचा दिया। पापा तो हमेशा की तरह दादी की ही तरफ हो गए। वैसे स्वयं उन्हें इस बात से आपत्ति नहीं थी, यहाँ तक कि ऋतिक की बुआ की बेटी ने भी अपने लिए दूसरी जाति का वर चुना था। दादी को अच्छा तो नहीं लगा था, पर बस यही कहकर
सकी कि बेटी के घर में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, परंतु यह तो बेटे का घर था, उनका अपना घर जहां सदा उनकी मनमानी चली थी। इस बार भी उन्हें यही अपेक्षा थी, पर सदैव अपने अरमानों को कुचलने वाली माँ ने इस बार रौद्र रूप धारण कर लिया था। पापा ने वही राग अलापा, बुढ़ापा है उनका, उन्हें कैसे दुख दे सकते हैं। ऋतिक के लिए इससे भी अच्छी लड़की तलाश लेंगे। पर इस बार माँ ने ऐसे किसी भी तर्क को मानने से साफ इनकार कर दिया था। उन्हें साफ कह दिया था कि जिस तरह उनकी शादी समझौता बनकर रह गई है, वैसे उनके बेटे के साथ हरगिज नहीं होगा। पापा चौंक पड़े। समझौता उनकी पत्नी ने समझौता किया है उनके साथ। उस रात वह सो नहीं सके। सारी घटनाएं चलचित्र की तरह मस्तिष्क में चलती रही। वह गलत नहीं कह रही थी। सारी जिंदगी उन्हें यही आस बांधते रहे कि एक दिन तुम्हारी सभी फरमाइशें पूरी कर दूंगा। पर बस वह तो सिर्फ अपनी माँ की इच्छा पूरी करते रहे और पत्नी ने कब का फरमाइश करना ही छोड़ दिया, इस बात पर भी ध्यान तक नहीं गया उनका। एक रिश्ते को खुश करते करते बाकी रिश्तों के साथ अन्याय हल चला गया। जब तक बात खुद की थी, पत्नी सहती गई, पर वह तो बाप होकर बेटे की खुशियों को भी नज़रअंदाज करने जा रहे थे। तुरंत फैसला लिया और पत्नी को सोते से जगाकर यह खुशखबरी सुनाई। वह तो फूली नहीं समाई। उसी समय मुंह मीठा कराने को हलवा बनाकर ले आई। इस खुशी से भरे चेहरे को देखकर ऋतिक के पापा सोच रहे थे कि क्यों उन्होंने छोटी छोटी खुशियों से पत्नी को वंचित रखा है। दरअसल उन्हें रिश्तों में बैलेंस बनाना ही नहीं आया। यदि माँ की गलत बात का विरोध किया होता तो इसे माँ की अवहेलना नहीं कह सकते। शायद स्थिति भिन्न होती है, पर अब जो हुआ वह हुआ। दादी ने थोड़ा क्रोध दिखाया, पर दाल गलती न देख कर शांत हो गई। शिवानी दुल्हन बनकर आई। माँ ने उस पर इतना प्यार लुटाया जैसे कोई बदली बरस पड़ी हो। जो प्यार उन्हें नहीं मिल सका था, उसकी कसक आज भी मन में थी। वह कोई असर बाकी नहीं रखना चाहती थी। कुछ दिन ससुराल में रहकर शिवानी ऋतिक के साथ मुंबई आ गई। माँ अभी भी कर्तव्यों में बंधी थी। दादी को छोड़कर नहीं अब वह दो प्यारे बच्चे के माता पिता बन चुके थे और माँ पापा दादा दादी माँ तो बलिहारी थी। पापा भी बहुत पसंद थे। दादी अब सचमुच बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और चलने फिरने में असमर्थ भी। माँ पापा की जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। वह बच्चों के पास रहने भी नहीं जा पाते थे। एक दिन दादी चल बसी। ऋतिक और शिवानी तुरंत घर पहुंच गए थे। सारी रस्में के बाद जब घर खाली हो गया तो वह लोग माँ पापा को भी साथ ले आए। 2 महीने वह लोग बच्चे के पास रहे। सुहानी और सुयंस के साथ बच्चा बनकर खेलती थी। ऋतिक की माँ सुजल ने उन्हें महानगरी घुमाई। समुंदर के किनारे घंटों रेत पर बैठकर प्राकृतिक सौंदर्य निहारा करती। उनके लिए ये सब दूसरी दुनिया से कम नहीं था। इन 2 महीने में वो जितनी खुश थी, वैसा खुश उन्हें पहले किसी ने नहीं देखा था। ऋतिक और शिवानी ने उन्हें हमेशा के लिए यहाँ रहने के लिए कहा, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार भी कर लिया। 2 महीने बाद वे दोनों वापस आए। घर की व्यवस्था करनी थी, जरूरी सामान भी लेकर जाना था। पर इस सबसे ज़्यादा पहले ही कोरोना महामारी फैल गई और लॉकडाउन लग गया। माँ और पापा दोनों चपेट में आ गए। पापा तो साधारण लक्षणों के साथ जल्दी ठीक हो गए, परंतु माँ की स्थिति गंभीर होने लगी। ऋतिक ने फौरन टिकट बुक कराई, पर माँ ने अपनी कसम देकर आने से रोक दिया। वह नहीं चाहती थी कि ऋतिक या उसका परिवार किसी विपदा में पड़े। ऋतिक रोज उनसे विनती करना पसंद करता, परंतु वह अडिग थी। स्थिति थोड़ी सुधरने भी लगी थी। सबको लगता शायद खतरा टल गया है, परंतु ऐसा हुआ नहीं। और आज अचानक ऋतिक जब पहुंचा तो पापा से लिपट कर बिखल पड़ा। वह बस यही कह रहा था, मैंने तो तुम्हारी कसम भी नहीं तोड़ी, फिर तुम क्यों चली गई माँ?
इससे तो कसम तोड़कर आ जाता तो तुम्हें देख पाता। क्रियाक्रम संपन्न हो गया। घर में आने वाले तो कोई था ही नहीं। इक्का दुक्का लोग जो सम्मिलित हुए भी थे वे भी कहीं से वापस हो गए। पापा गमगीन बैठे थे। ऋतिक ने सांत्वना का हाथ सिर पर रखा तो फफड़ पड़े। मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता था, फिर भी मेरे द्वारा बहुत नाइंसाफ़ी हुई। मुझे लगा कि सारी ज़िंदगी पड़ी है, मैं उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। मैंने उसके सपने को कोई अहमियत ही नहीं दी। अपनी माँ के गुस्से से डरता था। मैं सोचता था मेरी माँ नाराज़ न हो जाए, और तेरी माँ कभी शिकायत करती भी तो लगता ये तो ज़्यादा देर नाराज़ रहती ही नहीं है, मान जाएगी। फिर उसने शिकायत करना भी छोड़ दिया। पर उसकी भी तो कुछ उम्मीदें थी मुझसे, कुछ अरमान थे, कुछ सपने थे। उन्हें पूरा करने का समय ही नहीं दिया उसने। आज लगता है कि किसी भी अपने की छोटी-छोटी खुशियों को समय रहते पूरा कर देना चाहिए। क्या पता कल उसके पास समय ना हो। ऋतिक ने पापा को गले लगा लिया और बोला, जो माँ के लिए करना चाहते थे वह अब अपने परिवार के लिए कीजिए। शिवानी और सुयंश में माँ की जान बसती थी। उनके साथ चलकर रहिए, माँ भी आसपास ही रहेगी। पापा भारी मन से पैकिंग करने के लिए उठ गए और ऋतिक उनकी मदद करने लगा। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।